हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नए लेक्चर के साथ पे। ठीक है, इसके पहले वाले हम लेक्चर में डिस्कस करा था हमने इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी। हम लोगों ने पहली बात करी थी कि इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जिस स्टेट पर जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाती है। रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होता है रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर में जाती है। जिस रेट के साथ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है उसी स्पीड के साथ या उसी रेट के साथ पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन भी आती है। ये चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, दूसरी बात हमने देखी थी कि रेट का जो इक्विलिब्रियम का एक पॉइंट और वो होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट और होता है, वो ये होता है कि कंसंट्रेशन में जो है वो कॉन्स्टेंसी आ जाती है, कांस्टेंट हो जाता है, कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जैसे हमने बात करी रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। तो जिस है ना जो आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम के इस्टेब्लिश होने के बाद पर जो कंसंट्रेशन रहेगा रिएक्टेंट का और जो कंसंट्रेशन का रहेगा प्रोडक्ट का, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कंसंट्रेशन कैसा भी हो सकता है, इसका दोनों का बराबर भी हो सकता है आफ्टर द इक्विलिब्रियम, इसका ज़्यादा इसका कम भी हो सकता है या इसका ज़्यादा इसका कम भी हो सकता है, वो कोई टेंशन नहीं उस चीज़ का। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कंसंट्रेशन में क्या आ जाती है, कॉन्स्टेंसी आ जाती है, यानी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात हमने देखा था कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात हमने देखना कि क्या इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद रिएक्शन चलती है या रुक जाती है। कंसंट्रेशन एक बार कांस्टेंट हो जाए, है ना, या यूं कहें कि कंसंट इक्विलिब्रियम जो है रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाए तो रिएक्शन रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब कांस्टेंट, या यूं कहें कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली चलेगी, मतलब कंटिन्यूअसली चलेगी, ऐसा कह लो, विथ कांस्टेंट कंसंट्रेशन स्टिल। ठीक है, और इसके अलावा विद कांस्टेंट या फिर विद इक्वल रेट एंड कांस्टेंट कंसंट्रेशन, ये रिएक्शन चलती रहेगी और रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। मतलब आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन अभी भी चलेगी। ऐसा कुछ नहीं कि एक बार इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई और रिएक्शन रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, रिएक्शन तब भी चलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप ऐसे इस बात को कह सकते हो, इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, हमने कहा थर्मोडायनेमिक्स। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब मोशन पे होती है तो उसकी स्टडी को कहते हैं डायनेमिक। जब हम भी कहते हैं तो डायनेमिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ मोशन पे है या फ्लो कर रही है इस तरीके से। ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ चल रही है। ठीक है, तो रिएक्शन चल रही है, तो मतलब रिएक्शन आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी चलेगी। बात समझ में आ रही? तो आप इसको चाहो तो लिख लो, पहले चाहो तो लिख लो, फिर उसके बाद जो कैटलिस्ट वाला पॉइंट है बता दूंगा, तो लिख लो बेटा, इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ठीक, अब एक पॉइंट और हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जिसका है क्या बात है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, यानी हेडिंग चाहो तो लिख लो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो इफेक्ट नहीं होती है किस चीज से बेटा, कैटलिस्ट से। यानी अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो ऐसा नहीं है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन के मान लो आर के बराबर थी, तो ये रेट अब भी मतलब जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन जो इक्वल हो रही थी, जिस पॉइंट पर वो इक्वल हो रही थी, वो अभी भी वैसा ही रहेगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहेगा, सारी कहानी सेम रहेगी। कंसंट्रेशन है जो पहले कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट होकर जो थम रहा था, जो रुक रहा था, एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर रहा था कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ही, वो भी वैसे ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा कैटलिस्ट डालने पर। बट जो समय लगेगा उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को अचीव करने में वो कम हो जाएगा। मतलब पहले मान लो 1 मिनट में हो रहा था, तब कम हो जाएगा, आधा मिनट में हो जाएगा, मतलब टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मान लो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा किस चीज का, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा रेट वर्सेस किस चीज का, टाइम का, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, एक ही बात है। तो ग्राफ पहले कैसे बन रहा था, पहले जो ग्राफ बन रहा था वो कैसे बन रहा था कि कैसे बन रहा था कि इस तरीके से बन रहा था, ए कम होता जा रहा था अमाउंट में, उसका रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन था वो भी कम होता जा रहा था, बी बढ़ता जा रहा था, तो विथ टाइम तो उसका भी जो रेट था बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन वो कम हो रहा था। तो और एक समय ऐसा आ रहा था जब दोनों एक पॉइंट पर लाई कर रहे थे, उस पॉइंट को हम कह रहे थे कि इस पॉइंट पर इस समय पर इक्विलिब्रियम मिल गया, और इसको हम ऐसा कह रहे थे कि ये हो गई आपकी क्या, रेट इक्विलिब्रियम कह लो। यानी इस पॉइंट ये जो रेट है यही रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन और यही रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये चीज़ हमने देखी थी। तो पहले जो ग्राफ आ रहा था वो ऐसा आ रहा था, लेकिन जब आपने क्या करा, जब आपने कैटलिस्ट डाल दिया, तो जैसे कैटलिस्ट डाला तो ये ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ जो है वो पोजीशन चेंज कर लेगा। ग्राफ जो है मतलब पोजीशन पे चेंज नहीं आएगा, मतलब जो पॉइंट है इस पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अब जो ग्राफ है ये इधर पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये जरूर इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी अब जो समय लगेगा, मतलब इस समय पहले टी इक्विलिब्रियम, मतलब ये वो समय है जिस समय पर इक्विलिब्रियम आ रहा था, अब वो समय कम हो जाएगा। यानी पहले अगर यहाँ पर आ रहा था तो अब यहाँ पर आएगा। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम का जो टाइम है, मतलब जो टाइम लग रहा है इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश होने में, वो कम हो गया, वो टाइम कम हो गया। मतलब अब इक्विलिब्रियम यहाँ बन रहा है, ये 1 है, ये इनिशियल था, ये विदाउट कैटलिस्ट लिख लेते, ये तब था जब हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करा था, विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, और ये वो समय है जब हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लिया, यानी विद कैटलिस्ट। लेकिन ये जो पॉइंट है ये नहीं होगा इफेक्ट, है ना, नॉट अफेक्टेड बाय द
मैं मिटा देता हूँ, काम करता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से जो कंसंट्रेशन पहले स्टेब्लिश हो रहा था वही कंसंट्रेशन रहेगा, लेकिन स्टिल जो समय लग रहा था उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को अचीव करने पर वो कम हो जाएगा। यानी जो कंसंट्रेशन का ग्राफ होगा वो भी कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। किस तरीके से लिख लेता हूं, मैं बता देता हूं आपको। जैसे अगर मान लो ऐसा मान लेते हैं, अच्छा एक चीज मैंने पहले क्लियर करा दी थी, कंसंट्रेशन और टाइम या रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ बनाते हैं तो कंसंट्रेशन ऐसे भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कंसंट्रेशन ए का बहुत कम हो जाएगी, ए के लिए या बी के लिए, यानी रिएक्शन अगर अपनी ये ए और बी इस तरीके से, मतलब रिएक्टेंट के लिए ये प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मतलब कंसंट्रेशन में कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, पहले हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है। जो क्लियर करने वाली बात थी वो सुनो क्या थी, वो ये बात थी कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, तो जिस जो कंसंट्रेशन उनका आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कंसंट्रेशन इनका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा था तो कंसंट्रेशन यहाँ के बाद कांस्टेंट चले जा रहा था, सेम हो जा रहा था, ठीक है। अब ऐसे ही रहेगा जिंदगी भर, ठीक है, मतलब जब तक रिएक्शन है तब तक, ठीक है। लेकिन अब पहले स्टेब्लिशमेंट यहां हो रहा था, इस पॉइंट पर, इस समय पर हो रहा था, तो अब वो पॉइंट थोड़ा सा खिसक के इधर हो जाएगा, मतलब यहीं से रिएक्शन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। यहीं पर रिएक्शन कांस्टेंट, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा पहले हो जाएगा पॉइंट शिफ्ट, ठीक है। लेकिन जो कंसंट्रेशन में कॉन्स्टेंसी आ रही थी, जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज थी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन की वैल्यूज पे या रेट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है, फास्ट हो जाती है मतलब रिएक्शन, हमें मालूम है ना। आप देखो कैटलिस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ उसका मतलब हम पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम बात करें पॉजिटिव कैटलिस्ट की, यानी कैटलिस्ट इन जनरल क्या काम करता है, रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। अब इसका भी जनरल बताया तो ग्राफ, इसका इस चैप्टर से कोई संबंध नहीं, बट फिर भी कैटलिस्ट की बात करी थी, ग्राफ की बात कर लेते, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे अगर मान लो मैंने कहा कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब जो रिएक्शन होगी उसमें हीट रिलीज होगी, मतलब जो प्रोडक्ट होगी उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, तभी तो एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई, तो एनर्जी जो है वो कम हो गई, हीट के फॉर्म में डिसपिएट हो गई, ठीक है। अब मान लो हमने रिएक्शन करी, रिएक्टेंट से गया प्रोडक्ट में, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी में डिक्रीज आया, एनर्जी कम हो गई, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल जाती है, तो इसलिए हम कह रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट या टाइम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो शुरू में रिएक्टेंट था, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, ये जो पॉइंट होता है ना, इसकी जो ये यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी वो क्या है, ये वो एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से थी। यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है वो क्या है, वो एनर्जी जो प्रोडक्ट के पास होगी। अच्छा, उसके अलावा देखो इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो चाहिए है रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा, मतलब जो एनर्जी उसके पास पहले से थी वो तो होगी ही होगी, साथ में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको और चाहिए इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दी प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको इतनी अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए है। और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम इसलिए क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगी तो तुमको टेंशन नहीं, उसको तो इतनी चाहिए, इतनी ले लेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इसके पास कुछ तो पहले से थी, इतनी तो थी, उसके अलावा और एक्स्ट्रा चाहिए। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को बिल्कुल नीचे से लेके इस बिल्कुल अपर पॉइंट से जोड़ देता हूं, या फिर मैं इसकी बात करता हूं, तो ये कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये वो एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास टोटल है ना, टोटल एनर्जी, मतलब जो एनर्जी उसके पास पहले से थी वो, और जो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बाहर से ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये वो मिनिमम एनर्जी जो इतनी चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो मिनिमम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। समझ रहे हो ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो मैंने आपको एडिशनल बता दिया, इसको डिटेल में बताऊंगा केमिकल काइनेटिक्स में। अब होता क्या है, जैसे आपने कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो, कैटलिस्ट का जैसे इस्तेमाल करते हो तो वो क्या करता है, इस एनर्जी को कम कर देता है, मतलब एनर्जी को कम कर देता है। तो पहले उसको कितनी एनर्जी चाहिए थी, पहले उसको इतनी एनर्जी चाहिए थी एक्स्ट्रा, अब उसको कितनी एनर्जी चाहिए, अब उसको चाहिए सिर्फ इतनी एनर्जी, कितनी, कम एनर्जी, मतलब पहले से कम एनर्जी चाहिए। तब कम एनर्जी उसको मिल जाएगी, तो कम एनर्जी मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जाहिर सी बात है आप धीरे धीरे करके एनर्जी दे रहे हो, तो अब जैसे थोड़ी, जैसे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने रिएक्शन को दे दी है, रिएक्टेंट को दे दी, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मान लो ऐसी कंडीशन थी तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना थी, ठीक है ना। तो अगर रिएक्शन की जो ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, और सब स्क्रिप्ट में ए लिखते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, ये मैं ऐसा लिख रहा हूं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या हो गया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो उसको एक्स्ट्रा चाहिए होती है बाहर से ताकि वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो वो एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी कम हो गई, तो अब अगर एनर्जी कम हो गई तो भैया जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट में बड़ी आसानी से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के साथ में, जो कि क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हेडिंग डाल दो लॉ ऑफ
मास एक्शन। ये क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना फुल में, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन होता है। और ये एक्सप्रेशन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, है ना, एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूज ओनली फॉर द सिंगल स्टेप और द एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो चाहो तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ठीक है, ये पेन में चेंज कर लो। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने कोई रिएक्शन लिखी, ए बी बनाता है सी और डी, इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एबीसीडी कुछ भी, चलो एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं, इसको हम पी ले लेते हैं या क्यू ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? रेट बराबर पे इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो, रेट कांस्टेंट होगा वो, ठीक है, के ए टू दी पावर, जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट राइज टू दी पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? एक्स। इसमें कितना हो जाएगा? बी। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बेटा? वाई। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइज टू दी पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन राइज टू दी पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आप प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटा करके क्या लगा सकते हैं? उनका रेट कांस्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा जो रेट होगी वो इनके बराबर ही हो जाएगी। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन, एक चीज और सुनना, मैंने कहा एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए लिखा जाता है, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन कभी भी, है ना, रेट लॉ के बराबर नहीं होता, यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं होती है, तो वहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन का लिखने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, तो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वही एक्सप्रेशन जो होता है रेट लॉ के लिए भी होता है, यानी जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होती है। तो वहां पर ये कंसेप्ट यूजफुल होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन नहीं, इसको डिटेल में चल के बताऊंगा बेटा। केमिकल काइनेटिक्स में उन लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो ड्रॉपर है या फिर, है ना, ऑलरेडी, है ना, 12th क्लास में, या तो, है ना, 12th क्लास में तो जाहिर सी बात है उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो उनको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन यूज होता है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो अगर मान लो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो अगर मैं पूछूं ऑर्डर क्या, तो आप बता दो x+5। चलो वो चलो बाद में बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर के रिस्पेक्ट में चीजों को सीखते हैं। ठीक है, तो ये अगर अपनी क्या हो गई? इरिवर्सिबल। ये कौन सी रिएक्शन है अपनी? कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब अगर मान लो रिएक्शन कैसी होती है, ये अगर रिएक्शन कैसी होती, अगर ये रिएक्शन कैसी हो जाती, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते, मान लो हमने कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लेते, मान लो अपने पास कोई ए था, ए से मान लो अपने पास क्या बन गया? बी बन गया। मैं कह रहा हूँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैं कह रहा हूँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मान लो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी ले लो, 2 ले लो, इसका ले लो 3 या 1 या 1 2 3 कुछ भी ले लो, 3 ले लो। हमने कहा इस जो है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो हम इसको कह लेते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको हम कह लेते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं पूछूं रेट, अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लिखता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तो मैं कैसे लिखूंगा? के एफ ए टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये हो गया बेटा आर एफ, यानी रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसी तरीके से रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन लिखूं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, यानी उसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो कैसे लिखो? के बी। अभी बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन देखो तो उस टाइम पर रिएक्टेंट ये कहलाएगा, तो बी टू द पावर 3। ये दोनों एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब एक पॉइंट और ध्यान से सुनना, अब मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। तो मैं एक चीज लिख लेता हूं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे जो रेट होती है वो रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होती है रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाती है, यानी ये दोनों चीजें जो है, दोनों एक्सप्रेशन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी के एफ क्या हो जाएगा, इसको मैं ढंग से लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा? के एफ ए टू द पावर 2 के बी टू द पावर 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं के बाय के बी का रेशियो लिखूं, अगर मैं के बाय के बी का रेशियो लिखूं, है ना, अच्छा मैं टाल लूं क्या, है ना, क्योंकि ये तो मैंने लिख ही दिया है ऑलरेडी वहां पर। अच्छा अगर मैं लिख रहा हूँ के एफ बाय के बी के बराबर लिखूं, तो यहाँ से जो के एफ इधर रहा, के बी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी टू द पावर 3 और ये हो जाएगा ए टू द पावर 2। ठीक है, जो के एफ बाय के बी का जो रेशियो होता है ना,
वही कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, जिसको बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इसको Kc हम हर बार नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे K, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc तब कहेंगे जब हम ये जो B और A है ना, ये एक्चुअली एक्टिव मासेस है, और एक्टिव मास अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पता करूंगा तब मैं इसको Kc कहूंगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पता करूंगा तो इसको Kp कहूंगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ K लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो Kc ले लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन K कह लोगे तो कोई समस्या नहीं, चलो Kc लिख लेता हूँ। लेकिन अभी जब Kc लिखा, अच्छा चलो मैं भी आगे बता दूंगा। ठीक है, घरवाने वाले को अभी Kc मान लो, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। मैं इसको सबसे अच्छा क्या करता हूं, हटा करके यहां लिख देता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बात समझ में आ रही, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा मैं फिर से लिखता हूं ए बी, ये क्या था 2 और 3। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये ध्यान से देखो तो ये था क्या, ये तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो निकला, प्रोडक्ट राइज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और बाय में रिएक्टेंट उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये तो वही निकला ना। तो अब हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया कि जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी होगी तो आपको करना धरना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना है और उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो उनकी पावर पे डाल देना है। जैसे अगर मान लो मैंने कोई रिएक्शन लिख के दे दी, कौन सी रिएक्शन लिख के दे दी मैंने, मान लो कोई लिख के दे दी ए, या पेन चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड में। ठीक है, मैंने लिखा ए, ये था बी, ये बना रहा था सी, या चलो मैंने लिखा है ये बना रहा है कोई क्या बना रहा है, ये बना रहा है कोई सी। ठीक है, मैंने इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दिया 1, इसका डाल दिया 2, इसका डाल दिया 3। 1 है तो लिखने की क्या जरूरत है। मैंने पूछा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या मैं पूछूं इसका Kc बताओ। तो जब भी मैं Kc लिखता हूं ना तो ये ब्रैकेट्स में लिखा जाता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, वो होता है एक्टिव मास एक्चुअली। लेकिन जब मैं C लिखता हूं तो जो एक्टिव मास है उसको आप कंसंट्रेशन लिखते हैं। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ P लिखता तो फिर वो हो जाता है एक्टिव मासेस जो है वो प्रेशर के टर्म्स में लिखा है। अभी मैं लिखवाता हूँ, कोई टेंशन नहीं। अभी तो मान लो चलो मैंने लिखा Kc, तो आप क्या लिखोगे, जो भी प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट यानी क्या C, उसकी पावर यानी 3 बाय में रिएक्टेंट यानी A कुछ नहीं तो पावर 1, ये B पावर 2। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेशन आप इसका लिखोगे। चूंकि अच्छा मैं लिखवा देता हूं आपको, बार बार कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करता हूं तो ये होता क्या है, एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय में एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट राइज टू द पावर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्योंकि जो एक्टिव मास होता है ना वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो जब भी स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो वो स्टोइचियोमेट्रिक, वो उसका एक्टिव मास होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ये जो अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं एक्टिव मास, जो एक्टिव मास है ना, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ, अगर एक्टिव मास को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पता करता हूं, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है ना, तो एक्टिव मास अगर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पता करता हूं तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और वहीं अगर मान लो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पता करता हूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है ना। और इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था ही, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनकी पावर में, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनकी पावर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलो डिटेल में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इन सभी चीज़ों को। हम 2-4 सवाल करते हैं ना, तो 2-4 सवाल करने से क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी पकड़ आ जाएंगी इन सब चीज़ों पे, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सरल है, कुछ नहीं है, मजाक मस्ती है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक जगह रिएक्शन लिखी है, N2O4 बनाता है NOO2। ठीक है, ये होगा कितने 2 और ये होगा बस। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है। ये हमने कहा कि रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये पूरी प्योरली गैसियस रिएक्शन है, यानी ये भी गैस था और ये भी गैस था। बात समझ में आ रही है। अगर मैं पूछूं इसका Kc क्या होगा और Kp क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, Kc क्या होगा, Kc होगा इसका कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2 बाय में कंसंट्रेशन ऑफ क्या, N2O4 टू द पावर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका Kp पूछ लेता, तो Kp क्या होता, प्रेशर ऑफ NO2 बाय में प्रेशर ऑफ, ये इसकी पावर तो लिखना ही लिखना है, प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर 2 और प्रेशर ऑफ N2O4 टू द पावर 1 कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो आप Kp इस तरीके से लिखोगे, Kp लिखोगे तो प्रेशर लिखोगे और Kc लिखोगे तो आप कंसंट्रेशन लिखोगे। टेंशन क्या है, कोई टेंशन नहीं है, सब एक ही सिंपल बात है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, एक्टिव मास होता है, प्रेशर होता है, ये सब नहीं ध्यान, कोई टेंशन नहीं। Kc क्या है, कुछ नहीं है, क्या है, अगर कंसंट्रेशन में लिखना है तो Kc तब लिखना है जब कंसंट्रेशन डालो, Kp तब लिखना है जब प्रेशर डालो। बाकी एक्सप्रेशन तो सेम है, कैसे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कुछ नहीं है सर।